हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, क्लास 8th से क्लास 9th में जब हम आते हैं तो सबसे बड़ा चेंज जो आता है वो ये है कि यहाँ हमको साइंस 3 डिवीज़न में पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लास 8th तक क्या रहता है कि हम लोग साइंस का एक ही कॉपी बना लेते हैं और उसी में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो चैप्टर हैं उनको पढ़ लेते हैं। लेकिन 9th क्लास से यहाँ पर अलग अलग डिवीज़न में हम लोगों को साइंस को डिवाइड करना पड़ता है और उसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो देखिए, आप लोगों की जो NCERT है क्लास 9th की, उसमें चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आर सराउंडिंग, और ये चैप्टर बिलोंग्स करता है केमिस्ट्री ब्रांच से। तो देखिए, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैटर इन आर सराउंडिंग। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करता हूँ कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, वॉट एवर द थिंग्स सराउंड्स यू, आप लोगों के चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो सब मैटर हैं। तो देखिए, जैसे मान के चलिए आप लोग अभी स्क्रीन पर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों के आसपास क्या है, टेबल है, चेयर है, फैन है, आपका बेड है, आप फर्श पर बैठे हैं तो टाइल्स है, या जो भी आप लोगों के चारों ओर जो भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब मैटर हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन बनती है मैटर की। एक अगर हम लोग अपने नोट्स में डेफिनेशन लिखें हैं तो वो डेफिनेशन ये बनती है, देखिए, कि मैटर इज समथिंग, मैटर वो चीज़ है जिसके पास मास है, जिसके पास वॉल्यूम है, जो प्रेशर लगाती है और जो कोई भी जगह को घेरती है और जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो सब मैटर है। तो देखिए, अगर हम लोग मैटर के एग्जाम्पल्स देखें, जैसे टेबल है, टेबल का अपना एक मास है, टेबल जगह घेरती है, और टेबल का जो मास है, जिस भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा, मास होगा, वो डेफिनेटली प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने हाथ में एक कोई बुक उठा ली ऐसे, तो बुक का मास है, तो बुक अपने मास के अकॉर्डिंग प्रेशर आपके हाथ के ऊपर रखती है, आपके हाथ के ऊपर लगाती है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास वेट है, वो जरूर डेफिनेटली वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो आई थिंक मैटर आप लोगों को क्लियर हुआ है कि मैटर वो सब चीज़ें हैं जिनके पास मास है, वॉल्यूम है, जो जगह घेरते हैं, जो प्रेशर लगाते हैं और जिनको फील कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि मैटर इज डिफाइंड एज समथिंग, matter is defined as something which is having mass, volume, occupy space and which can exert pressure, और जो प्रेशर लगा सकती है, which can exert pressure and which can be felt, वो सब मैटर है। जिसको महसूस किया जा सकता है वो सब मैटर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखता हूं यहां पर जैसे टेबल, चेयर, ठीक, बुक्स, ये तो सारी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। अगर मैं लिविंग थिंग्स की बात करूं तो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मैटर है। और एक चीज देखिए, क्या कोई चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो मैटर हो सकती है? यस, हो सकती है। जैसे एयर हमको दिखाई नहीं देती है बट वी कैन एक्सपीरियंस इट, और एयर प्रेशर भी लगाती है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एयर प्रेशर। आप लोग अपनी साइकिल में हवा भरवाते हैं तो उससे बोलते हैं कि भैया ज़्यादा प्रेशर में हवा डाल देना, मतलब जो एयर है वो हाई प्रेशर में भरेंगे तो ट्यूब जो है ज़्यादा फूल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो डेफिनेटली एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो हम लोग यहाँ पर एयर को भी किस में रखते हैं, हम लोग एयर को मैटर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। इसके अलावा जिसके पास मास है, वे वॉल्यूम है, प्रेशर है, जो फील हो सकती है, इसके अलावा भी अगर कोई कैटेगरी बनती है तो हम उसको मैटर नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मैटर
मैटर बना किससे हुआ है, ये जो मैटर है हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ, मैटर इज मेड ऑफ क्वेश्चन मार्क, मैटर किसका बना हुआ है। तो देखिए मैटर बहुत सारे ओल्ड हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक ऋषि हुए थे महर्षि कणाद, आपने शायद इनका नाम सुना होगा। महर्षि कणाद ने बोला कि दुनिया में जितनी भी वास्तविक चीज़ें हैं वो सब सबसे छोटे एक कण से मिलकर बनी हुई हैं, उस कण को कहते हैं अणु, और अणु से भी छोटा एक और कण है जिसको बोलते हैं परमाणु, उसको बोलते हैं परमाणु। तो महर्षि कणाद ने यह बताया कि दुनिया में जितनी भी वास्तविक जितनी भी रियल थिंग्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ अणु एंड अणु फर्दर मेड अप ऑफ परमाणु। उन्होंने अणु और परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। फिर आगे चल के और यूरोपियन कंट्रीज में भी सर्च हुई, डिस्कवरीज हुई, तो वहां पर एक साइंटिस्ट आए डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटोमियो, क्या कहा, एटोमियो, एटोमियो, ए एंड दिस टोमियो। एटोमियो का ये ग्रीक वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल। और ये जो एटोमियो था धीरे 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 इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, एटम हो गया। और अब हम लोग क्या कंपेयर कर लेते हैं कि जो परमाणु दिया था कणाद ने, महर्षि कणाद ने, उसी को डाल्टन ने क्या नाम दिया है, एटम का नाम दिया है। तो आप लोगों को बच्चों ये बात क्लियर हुई होगी कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स या मैटर इज मेड अप ऑफ परमाणु। ठीक है। अच्छा देखिए हमारे चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हमें इनको स्टडी करना है तो हमें इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो हमारे जो एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे, जो हमारे पुराने भारतीय ऋषि मुनि थे, उन्होंने मैटर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। उन 5 कैटेगरी को बोलते हैं पंच तत्व। जैसे आपने नाम सुना होगा, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। उन्होंने जितनी भी वास्तविक चीज़ें हैं उनको 5 कैटेगरी में बांट दिया, जिसको पंच तत्व कहा जाता है। फिर फर्दर साइंटिस्ट ने और कन्वीनियंट स्टडी के लिए मैटर को फर्दर क्लासीफाई किया, जिसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन बनता है। तो देखिए जो एंशियंट हमारे इंडियन फिलोसफर थे, जो भारतीय ऋषि मुनि थे, भारतीय ऋषि मुनि, देखिए मैं क्लास को बाइलिंगुअल रख रहा हूँ, कंप्लीट इंग्लिश या कंप्लीट हिंदी नहीं कर रहा हूँ, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट इससे बेनिफिट हो सकें। तो देखिए भारतीय ऋषि मुनियों ने क्या बोला, उन्होंने बताया कि पंच तत्व का कॉन्सेप्ट है, पंच तत्व। अब पंच तत्व में क्या क्या आते हैं भाई, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। पृथ्वी को अर्थ, ये अर्थ है, ये फायर है, ये वाटर है, ये एयर है और ये स्काई है। तो ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज नेम्ड एज पंच तत्व। लेकिन फर्दर और इस मैटर को स्टडी करने के लिए मैटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू, देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा था केमिकल क्लासिफिकेशन। मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर के 2 क्लासिफिकेशन कर दिए, जिसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन था और केमिकल क्लासिफिकेशन था। फिजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर स्टडी किया जाता है। आप लोगों के यहाँ केवल 9th क्लास में फिजिकल क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में बनता है, और अब जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे लाइक 10th, 11th, 12th में, तो वहाँ आप लोग केमिकल क्लासिफिकेशन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या पढ़ना है हमको, केवल फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर के बारे में क्या बताया गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल
पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। इस पर फर्दर डिबेट हुई कि मैटर जो है पार्टिकल से ही बना है या मैटर किसी और चीज का बना हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं। बारे में साइंटिस्ट ने क्या कहा, फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल फॉर्म कैसी है, वो दिखने में कैसा है, ऐसे समझिए। तो फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर में दो थॉट्स थे। दो थॉट्स क्या थे वो, कि कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये मानते थे कि मैटर इज कंटिन्यूअस, कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये मानते थे कि मैटर इज कंटिन्यूअस। मैटर जो है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि मैटर इज जस्ट लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। मैटर बिल्कुल वैसा है जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक लकड़ी का एक ब्लॉक है, बिल्कुल ऐसा है ये कोई भी मैटर, ये वुडन ब्लॉक की तरह है। जैसे वुडन ब्लॉक लगातार है, कंटिन्यूअस है, वैसा ही मैटर होता है। ठीक। दूसरा जो थॉट था, वो दूसरा थॉट ये था कि मैटर इज मेड अप ऑफ particles. Matter is made up of particles. That means matter is particulate. Matter कैसा है, पार्टिकल से बना हुआ है। That means matter is particulate. अब देखिए एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ यहाँ। वो एक्टिविटी आप लोगों की एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप लोग वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। वो एक्टिविटी क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और बीकर में आपने लिया हुआ है वाटर, ठीक है, और आपने इसमें टेबल सॉल्ट मिला दिया। टेबल सॉल्ट आप लोग जानते होंगे, टेबल सॉल्ट का मतलब है NaCl, सोडियम क्लोराइड। When you dissolve this NaCl, then you will see this NaCl gets invisible. ये NaCl अदृश्य हो जाता है। आपने जैसे ही नमक को पानी में डिसॉल्व किया, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि नमक उसमें दिखाई नहीं देता है। तो ये नमक कहाँ विजिबल हो गया, ये नमक वाटर में सॉल्युबल हो गया। अब इस सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबल मतलब जो घुल गया है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जो वाटर भी एक मैटर है, NaCl के पार्टिकल्स, NaCl भी एक मैटर है। जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में है स्पेस, और उस स्पेस में NaCl जाकर डिपॉजिट हो गया है या उसके बीच में जाके फंस गया है, इसीलिए NaCl क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। तो इस एक्टिविटी से एक चीज क्लियर हो गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो NaCl कभी भी इसमें डिसॉल्व नहीं होता। मान लीजिए ये जो वुडन ब्लॉक है, आप इसके ऊपर नमक डाल दें, क्या नमक इसमें डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। दैट्स वाई दिस NaCl गेट डिपॉजिटेड बिटवीन दीज स्पेसेस, दैट्स वाई NaCl गेट डिसॉल्व। आई थिंक आपको इस एक्टिविटी से ये पता चल गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, दैट मीन्स मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर। तो इन दोनों थॉट में से ये वाला थॉट तो क्या हो गया, डिसअप्रूव हो गया, इस वाले थॉट को मान्यता दे दी गई, अप्रूवल मिल गया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम लोग देखेंगे कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये पार्टिकल कैसे हैं, पार्टिकल का साइज कैसा है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पहली कैरेक्टरिस्टिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स आर टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटे। पार्टिकल कैसे हैं, ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं, इनको नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल में फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया, पार्टिकल्स आर टाइनी, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। कैसे स्मॉल है, देखिए एक छोटी सी एक्टिविटी एनसीईआरटी में गिवन है, उसको समझते हैं। आपने क्या किया, आपने 100 ml वाटर में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया। देखिए अभी आप लोगों को बहुत सारे नाम जो है एकदम अननोन लगेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोटेशियम इसका फॉर्मूला है KMnO4 और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिए धीरे धीरे आप लोगों को ये सारे नाम
याद हो जाएंगे, आप लोगों की हैबिट में आ जाएंगे। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है KMnO4, ठीक है। और ये KMnO4 इज रेड इन कलर, वी कैन से। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रेड है, तो इसको वॉयलेट रेड भी बोल सकते हैं हम लोग, पर मैं सिंपल यहाँ बोल रहा हूँ कि इट इज़ रेड इन कलर, ऐसे समझ लीजिए। होता ये वॉयलेट रेड है। अब देखिए 100 ml में मैंने KMnO4 की बहुत छोटा सा अमाउंट डाला, मान लीजिए इतना अमाउंट डाला केवल, ठीक है। तो ये हो गया पर्पल रेड, वॉयलेट बोल सकते हैं, वॉयलेट हो गया ये। अब क्या देखेंगे हम कि इसमें से केवल मैंने 10 ml लिया इस सॉल्यूशन में से, ये जो कि ये कंसंट्रेटेड रेड है, ये कितना लिया मैंने 10 ml, और इस 10 ml को मैंने फर्दर 100 ml में मिला दिया। इसका भी कलर आ गया यहाँ पर। मैंने इसका फिर 10 ml लिया, इस 10 ml को फर्दर मैंने 100 ml ऑफ वाटर में मिला दिया। ये 100 ml ऑफ वाटर था, इसमें मिला दिया। तो यहाँ पर भी इसका कलर रेड ही आ रहा है। फर्दर जाते जाएंगे तो कई बार 100 टाइम डाइल्यूट करने पर, 100 टाइम डाइल्यूट करने का मतलब है कि बहुत सारा वाटर ऐड करने पर भी इसका जो कलर है वो रेड कलर आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट का अगर एक छोटा पार्टिकल्स भी अगर प्रेजेंट होगा तो वो अपने कलर को शो कर देगा। दिस एक्टिविटी कंक्लूड दैट पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर स्मॉलर इन साइज, आर टाइनी इन साइज। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं और वो बहुत छोटे हैं साइज पे। ये एक्टिविटी हमको ये बताती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गई है। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल जो हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं। जो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन करते हैं, मूव करते हैं। अब एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर भी मोशन होगा वहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी मूवमेंट होता है उस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो देखिए पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट मीन्स पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। अब समझिए कि हम अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं और जो इंसेंस स्टिक, अगर हम उस इंसेंस स्टिक को मंदिर में रखते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो बाहर वाला कमरा है सबसे घर का, वहाँ तक उसकी स्मेल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूअसली मूव करते हुए और बाहर वाले कमरे तक आ गए। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ इस एक्टिविटी से कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नाउ कम टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। देखिए बच्चों, मैंने बिटवीन को यहाँ पर ना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है बिटवीन एस, आप लोग पूरा लिखेंगे पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, बिटवीन का मतलब एक और टेक्निकल लैंग्वेज में होता है इंटर। जैसे आपके स्कूल में होंगे इंटर ग्रुप कंपटीशन, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग हाउस होते हैं, किसी का नायडू हाउस, किसी का गांधी हाउस। तो बिटवीन टू हाउस अगर कंपटीशन है तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटर हाउस कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में है तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। किसी मैटर के बीच में ये जो स्पेस है वो ज़्यादा होगा और किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में ये स्पेस कम होगा, वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बाद में। तो ये इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, हम लोगों ने अभी जो इंसेंस स्टिक अगरबत्ती वाला जो एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स थे वो हवा में आए, एयर में आए। एयर के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में स्पेस है, उन स्पेस में जाके इंसेंस पार्टिकल्स जाकर फंस गए और जहाँ जहाँ एयर के पार्टिकल जा रहे थे वहाँ वहाँ पर इंसेंस पार्टिकल्स पहुँच गए। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी हमारे जो रसोई गैस का सिलेंडर है उसमें से लीकेज हो जाता है और उसकी जो स्मेल है बड़ी तुरंत हमको पता चल जाती है।
तो वो गैस तो लीक हो रही थी सिलेंडर से, लेकिन हमको बहुत दूर से भी उसकी स्मेल आ जाती है, क्योंकि जो एयर है, जो मैटर है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। उसने उस सिलेंडर को चारों ओर से घेरा हुआ है एयर ने, तो जैसे ही वो गैस निकलती है वो एयर के पार्टिकल्स के बीच में, अब बीच की बात कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी तो वो जाकर उसमें फंस गए हैं पार्टिकल, और फिर एयर के साथ वो स्मेल चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। नाउ कम टू द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज particles have force of attraction. Particles have force of attraction between them. अपने बीच में, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, समझ पा रहे हैं? अब इसको कैसे प्रूव करते हैं हम लोग? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक लोहे की, आयरन की रॉड ली और आप उसे जो है एक हैमर से बीट करते हैं, तो क्या जैसे ही आपने हैमर से बीट किया वो जो आयरन की रॉड थी वो टूट गई क्या? नहीं टूटी, क्योंकि वहाँ के जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। अगर वो फोर्स ही नहीं होता तो वो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते और वो आयरन की रॉड बन नहीं पाती। ऐसे ही मान लीजिए आपने अपने घर में जो वाटर टेप है वो खोल दिया, उसमें से पानी गिर रहा है, आप उसमें अपने घर से कैंची लेकर जाएं और उसकी धार को काट रहे हैं, वाटर स्ट्रीम को काटने की कोशिश करें, तो वो वाटर स्ट्रीम कटेगी नहीं। जैसे ही आप लोग कैंची को हटाएंगे द्वारा से पानी की एक रेगुलर कंटिन्यूअस स्ट्रीम बन जाती है, बिकॉज वाटर पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो देखिए, दीज आर दी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए मैटर। ठीक है, पहली, पार्टिकल्स आर टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आई होप आप लोगों को ये मैटर की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होंगी। अब हम लोग देखेंगे कि इस इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की बेसिस पर, इंटर पार्टिकल स्पेस की बेसिस पर, कि मैटर की अलग अलग स्टेट पाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटर पार्टिकल स्पेस देयर आर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, और वो 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैं सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैस फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर हमने किस बेसिस पर पढ़ा है? बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और किसकी बेसिस पर? एंड इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस, इसके बेसिस पर हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वी कैन राइट हियर लाइक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। आप लोग देखते होंगे इन तीनों फॉर्म को, इन तीनों स्टेट्स को आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा जरूर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यहाँ पर कि आप लोगों ने डस्टर देखा है, डस्टर, वाइट बोर्ड साफ करने वाला डस्टर सॉलिड है। आप लोगों ने वाटर देखा है, लिक्विड है, और अपने चारों ओर आप लोग जो एयर देख रहे हैं वो क्या है? गैस है। सॉलिड पार्टिकल्स, देखिए सॉलिड मैटर है, सॉलिड मैटर को देखते ही याद आता है कि बड़ा हार्ड है। वो कैसा है? हार्ड है, और उसकी शेप फिक्स है, बड़ा हार्ड है। अगर हम उसको हैमर से भी बीट करते हैं तो उसकी शेप में बहुत जल्दी चेंज नहीं आता है। तो अगर मैं सॉलिड का एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करूं सॉलिड का, सॉलिड मैटर का, तो देखिए कुछ ऐसा आएगा कि सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से क्लोजली जुड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में
स्पेस बहुत कम है, स्पेस है लेकिन बहुत कम है। ये है सॉलिड की माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। जब हम लोग सॉलिड को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके पार्टिकल्स हमको कुछ ऐसे ही क्लोजली पैक्ड दिखाई देंगे। मैं लिख देता हूं क्लोज पैक, ये है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक, अगर हम लोग लिक्विड को माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। अगर हम लोग ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लूज पैकिंग। कैसी? लूज पैकिंग, लूज पैक्ड। अगर हम लोग गैस पर पहुंचते हैं तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा ही लूज पैक्ड है, तो वेरी लूज पैक्ड, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए पार्टिकल्स की बेसिस पर सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत मतलब सॉलिड से थोड़े से कम क्लोजली हैं, तो हम लोग इसको लूज पैक्ड बोल देते हैं। और गैस के केस में वेरी लूज पैक्ड। ठीक, तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरे को जो सबसे पहले समझ में आता है कि सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर, पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। इसका मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होगा, और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत पास पास तभी आए होंगे जब इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं यही लिखता हूँ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कैसा है, मैक्सिमम है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, सॉलिड में पाया जाएगा। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कैसा होगा, मीडियम होगा, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ना मैक्सिमम, ना मिनिमम। लेकिन गैस के केस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो देखिए यहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है, मिनिमम है। पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, वो सबसे कम आ रहा है, तो मैं लिखूंगा इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम। लिक्विड के केस में क्या लिखेंगे, मीडियम, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। गैस के केस में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम। अब एक चीज देखिए, यहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो भी क्या होगा, कम होगा। स्पेस का यहां पर मतलब है वॉल्यूम से, मतलब सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, मान लीजिए सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है हमारे पास, ये वाटर के फॉर्म ले लेते हैं हम लोग। वाटर सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, और गैस फॉर्म में भी पाया जाता है। अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो आइस फॉर्म में होगा, अगर वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है लिक्विड फॉर्म में, और अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। मान लीजिए इफ यू हैव 1 kg ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1 kg ऑफ वाटर, तो 1 kg ऑफ वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो वो क्या करेगा, वो उसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे। पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो जगह क्या घेरेंगे, कम घेरेंगे। लिक्विड के केस में थोड़ी सी ज़्यादा घेरेंगे, और गैस के केस में सबसे ज़्यादा जगह घेरेंगे। एक एक्सेप्शन और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि वाटर की सॉलिड फॉर्म जो है आइस, उसका वॉल्यूम इसकी लिक्विड फॉर्म से ज़्यादा होता है। ये एक्सेप्शन है केवल वाटर के केस में। अगर आप लोग कोई और एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, आपने उसको हीट देके उसको लिक्विड में बदल दिया, तो डेफिनेटली लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा और जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम कम होगा। लेकिन वाटर के केस में एक्सेप्शन है, वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, किससे, उसकी लिक्विड फॉर्म से। तो मैं यहाँ पे सिंपल ओवरव्यू लिख देता हूँ, जनरल क्राइटेरिया लेता हूँ कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम मिनिमम होगा, वॉल्यूम मिनिमम। इसका वॉल्यूम कैसा होगा, मीडियम। इसका वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम। अब देखिए यहीं से मैं आपको एक और फैक्टर, एक और फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव करता हूँ, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स, डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम। अगर किसी का
वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा। अब आप लोग देखिए सॉलिड के केस में वॉल्यूम क्या है, मिनिमम, तो डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होगी मैक्सिमम। यहाँ पर कैसी होगी, मीडियम, यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म थी, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, स्पेस, वॉल्यूम और डेंसिटी। अब हम लोग आते हैं कुछ जनरल ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो देखने से पता चलती हैं। जैसे अगर मैं शेप की बात करूं या वॉल्यूम की बात करूं, तो देखिए सॉलिड के केस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे ये एक हमने डस्टर लिया, मान लीजिए आपने देखा होगा वाइट बोर्ड का डस्टर, वो सॉलिड फॉर्म में है, उसकी एक डेफिनेट शेप है। अगर हम लोग उसका वॉल्यूम निकालेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूले से, तो एक डेफिनेट फॉर्मूला से डेफिनेट वॉल्यूम निकल आएगा। लिक्विड के केस में क्या है, चलो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ, लिख देता हूँ, डेफिनेट शेप और डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। मान लीजिए आपने कोई सॉलिड था, उसका 1 लीटर लिया, या आप मान लीजिए वो जो डस्टर वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है। वहीं पर मैं एक लिक्विड का एग्जाम्पल लूँ कि आप लोग मार्केट से 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आते हैं, 1 लीटर, ठीक है। जो बोतल की शेप है, उसके अंदर जो लिक्विड भरा गया है, वो लिक्विड भी उसी बोतल की शेप ले लेता है। मान लीजिए जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो 600 ml की है, वो 600 ml की है, ठीक। अब उस 600 ml की बोतल में जो कोल्ड ड्रिंक है, आपने उसको एक बड़े से जार में उसको कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो जार की शेप थी उसमें 600 ml की जो कोल्ड ड्रिंक है, अब उसकी शेप कैसी हो गई, उस जार की शेप की तरह हो गई। तो वहाँ भी 600 ml था, लेकिन जार में भी 600 ml है, लेकिन दोनों की शेप क्या हो गई है, बदल गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड को जिस कंटेनर में रखा जाता है, लिक्विड की वही शेप बन जाती है। तो लिक्विड के केस में इनडेफिनिट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, तो मैं लिख दूंगा इनडेफिनिट शेप, बट डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। अब आते हैं हम लोग गैस के केस में। देखिए जैसे आप लोगों के घर में जो गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस सिलेंडर, उसका एक फिक्स वॉल्यूम है, और उस फिक्स वॉल्यूम में हम लोगों ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को भरा हुआ है, जिसका कि मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। तो एलपीजी गैस सिलेंडर में जो गैस को हमने भरा हुआ है हाई प्रेशर कंडीशन में, अब उस गैस की शेप कैसी है, उस सिलेंडर जैसी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि उस गैस को एक कमरे में, उस सिलेंडर को एक कमरे में ले जाएं और उस गैस को लीक कर दें। अब ये जो गैस है पूरे कमरे में फैल जाएगी। अब गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी, गैस की शेप भी कैसी हो जाएगी, कमरे, और गैस का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, इस कमरे के वॉल्यूम के बराबर। तो आप लोग देखिए गैस की कोई सरफेस नहीं होती है, जो भी गैस मटेरियल है उसकी कोई सरफेस नहीं होती, इसीलिए गैस की कोई शेप भी नहीं होती है, गैस की कोई शेप नहीं होती है। और गैस का वॉल्यूम वही वॉल्यूम होता है जो उसके कंटेनर का वॉल्यूम है। मान लीजिए आपने वो एलपीजी गैस जो है वो सिलेंडर में रखी हुई है, मान लीजिए उसका वॉल्यूम जो है वो 15 लीटर है, 15 लीटर है, लेकिन आपने जैसे ही उस गैस को लीक कर दिया इस कमरे में, तो जो कमरे का वॉल्यूम था वही उस गैस का वॉल्यूम था। आप लोग जब 11th क्लास में आएंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम की डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ गैस की डेफिनेशन यही बनती है, द वॉल्यूम इन विच गैस कैन ईजिली मूव, वो वॉल्यूम जिसमें गैस ईजिली मूव कर सकती है, ठीक है। तो गैस के केस में इनडेफिनिट शेप, क्योंकि इसकी कोई सरफेस नहीं होती। जैसे सॉलिड की सरफेस है, सरफेस का मतलब है जो ऊपर वाली लेयर है, जैसे हमने जो डस्टर एग्जाम्पल लिया था उसकी एक लेयर है ऊपर, सरफेस। लिक्विड के केस में वाटर की सरफेस बनती है, लेकिन गैस के केस में कोई सरफेस नहीं बनती, इसीलिए गैस की कोई शेप नहीं होती है। तो इनडेफिनिट शेप, और सेकंड इनडेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है।
अब और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। देखिए कंप्रेसिबिलिटी को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है किसी को दबाना, किसी चीज़ को दबा देना। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग आटे वाला जो डिब्बा है उसमें आटे को जब भरते हैं तो उस डिब्बे को ऐसे ऐसे साइड से हिलाते रहते हैं ताकि जो आटा है वो कंप्रेस होकर बैठ जाए। ऐसी एक एग्जांपल और लीजिए, आपने वो सिरिंज देखी होंगी, डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं, तो 3 सिरिंज लीजिए, डिस्पोजेबल सिरिंज 3 सेट लीजिए। एक सिरिंज के सेट में आप लोग चॉक को पीस लीजिए और उस चॉक को उसमें भर दीजिए, उसका जो पिस्टन होता है पीछे उसको पीछे कर दीजिए और उसमें चॉक भर दीजिए। दूसरे में आप लोग वाटर भर लीजिए और तीसरे को खाली रहने दीजिए, उसमें कोई भी चीज़ न मत भरिए। अगर कोई भी चीज़ हम लोग नहीं भर रहे हैं उसमें, इसका मतलब एयर उसमें जा चुकी है। तो आप देखिए जब चॉक पाउडर जिसमें भरा हुआ है उस सिरिंज को आप लोग जब कंप्रेस करोगे तो वो हार्ड होगा। वाटर के केस में थोड़ा सा प्रेशर लगा के आप उसको कंप्रेस कर लोगे, और गैस जब जिसमें एयर है उसको आप लोग ईजिली कंप्रेस कर सकते हो। तो इस एक्टिविटी से सीधे सीधे क्या पता चल रहा है कि सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, लिक्विड के केस में मीडियम है और गैस के केस में मैक्सिमम है। गैस के केस में कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि हम लोग जो किचन में जो गैस यूज़ होती है एलपीजी, उसका जो सिलेंडर है उसमें गैस को कौन कौन सी गैस होती हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को बहुत ही कंप्रेस करके उस सिलेंडर में भरते हैं। कंप्रेस करने का मतलब क्या बताया मैंने कि हम लोग उसको दबा रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, जब हम लोग गैस को कंप्रेस करेंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, और जब पार्टिकल पास पास आएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो उस गैस को इतना कंप्रेस कर दिया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है सॉलिड, मीडियम लिक्विड, और मैक्सिमम किसकी है, गैस की है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के केस में नेग्लिजिबल, यहां मीडियम और यहां मैक्सिमम। गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंट। इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड को कंप्रेस करके सॉलिड बना सकते हैं, या गैस को डायरेक्ट कंप्रेस करके हम लोग सॉलिड भी बना सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में है, गैस में, सबसे कम किस में है, सॉलिड में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डिफ्यूजन। एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है, देखिए सीधे सीधे, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट। डिफ्यूजन का मतलब मूवमेंट, समझते हैं इसको। जैसे आप एक बीकर में वाटर लीजिए और दूसरे बीकर में आप लोग इंक लीजिए, रेड इंक लीजिए, तो आप जैसे ही रेड इंक की एक ड्रॉप वाटर में डालते हैं वो इंक पूरे वाटर में डिफ्यूज हो जाती है, पूरे वाटर में मिक्स हो जाती है और पूरे वाटर का कलर कैसा कर देती है, रेड कर देती है। वहीं पर अगर आप इंक की जगह मान लीजिए आपने एक चौक लिया और डस्टर लिया, इन दोनों को पास पास रख दिया, तो क्या ये इनके पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाएंगे? सॉलिड के पार्टिकल आपस में डिफ्यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। देखिए तो डिफ्यूजन मिनिमम, और वी कैन से नेग्लिजिबल डिफ्यूजन। नाउ कम टू लिक्विड, यहाँ पर क्या रहेगा, मीडियम डिफ्यूजन। जैसे हमने वाटर में मान लीजिए एक बीकर में वाटर है, दूसरे बीकर में कोई और लिक्विड है जैसे अल्कोहल है, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा शेक करेंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो लिक्विड के केस में डिफ्यूजन होता है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे शेक कर लीजिए तो हो जाएगा, तो हम लोग बोल देते हैं कि मीडियम डिफ्यूजन है। लेकिन गैस के केस में तो शेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक गैस लीजिए, दूसरी गैस लीजिए, दोनों को एक कंटेनर में रख दीजिए, अपने आप मिक्सिंग हो जाएगी।
क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर, दूसरी वाली गैस के पार्टिकल दूर दूर, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में पार्टिकल फंस जाएंगे। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया था आपको कि इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल है वो एयर में इंटरमिक्स हो जाते हैं, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मैक्सिमम किस में है? गैस में है, मैक्सिमम गैस के केस में। अगर हम लोग आए हार्डनेस पर, मैक्सिमम हार्डनेस, मिनिमम या मीडियम, और इसके केस में मिनिमम। तो दीज आर दी सम डिफरेंसेस बिटवीन द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो ब्लू बॉक्स है उसमें दो फॉर्म और दे रखी है, दो स्टेट और दे रखी हैं, वो दे रखी हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक है, दैट इज चेंज इन स्टेट। हम लोग किसी भी मैटर की जो स्टेट है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। जो सॉलिड फॉर्म है उसे लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। टॉपिक है चेंज इन स्टेट। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वी कैन चेंज दिस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म इंटू लिक्विड, लिक्विड फॉर्म इंटू गैस। कैसे कर सकते हैं वो देखिए, बाई अप्लाइंग टेम्परेचर, बाई applying temperature, by applying pressure, on by applying both temperature and pressure. देखिए there are 3 methods by which we can change any state of matter into any state of matter. We can change solid into gas or we can change gas into solid by changing the pressure and temperature individually or by both at a same time. अब देखिए आप लोग, हमारे पास 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए आप लोग, सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, इन सॉलिड फॉर्म पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इन लिक्विड फॉर्म पार्टिकल्स are loosely packed like this, and in gas particles are very loosely packed. अब एक चीज देखिए, if we increase the temperature, if we increase temperature, अब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर मूवमेंट करेंगे या अपनी जगह को छोड़कर मूवमेंट करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, तो वो अपनी ही जगह पर, अपनी ही प्लेस पर वाइब्रेशन करते हैं, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर भी होगी लेकिन कम होगी। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बिकम वीकेंड, वो कमजोर हो जाएंगे। पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा? वो कमजोर हो जाएगा। जब वो पार्टिकल अट्रैक्शन कमजोर होगा तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म विल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म विल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म इफ वी फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर हम लोग फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ एक छोटा सा चार्ट आपको मिल जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। If we increase temperature, solid form change into liquid form. If we further increase temperature, अगर हम लोग टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो इन पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है वो फर्दर वीक होगा, इनका जो स्पेस है वो फर्दर बढ़ जाएगा। दैट मीन्स वो अरेंजमेंट कैसा बन जाएगा? जैसे गैसियस पार्टिकल्स में अरेंजमेंट है वैसा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो बाई चेंजिंग द टेम्परेचर वी कैन चेंज सॉलिड इंटू लिक्विड एंड लिक्विड इंटू गैस। नाउ कम टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखिए गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो दिस गैस फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। इफ़ वी फर्दर डिक्रीज द टेम्परेचर, देन दिस लिक्विड फॉर्म विल चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास है आइस, हमारे पास क्या है? आइस। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में, वाटर में। इफ़ वी फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर तो वही जो
वही जो वाटर है वो किस में बदल जाता है, वो वाटर वेपर्स में बदल जाता है, जिसको हम लोग गैस कहते हैं। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं तो यही वाटर वेपर दोबारा से किस में बदल जाएंगी, लिक्विड में। अगर फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज करूं तो यही वाटर किस में बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा। दैट मीन्स बाई चेंजिंग द टेम्परेचर वी कैन चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो बाई चेंजिंग टेम्परेचर। अब एक चीज़ और देखिए, हम लोग प्रेशर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे ये लिक्विड है मेरे पास, इस लिक्विड के पार्टिकल्स हैं दूर दूर है। अगर हम लोग इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, अगर हम लोग इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, पार्टिकल्स पास पास आएंगे और ये पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। If we increase the pressure, liquid can convert into solid form. If we increase pressure on gas, gas will convert into liquid and liquid will convert into solid form. जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड इन गैसियस फॉर्म। ठीक, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दें, अगर हम लोग प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दें तो इसके पार्टिकल्स देखिए, जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, जब हम इसके ऊपर प्रेशर लगा देंगे तो ये पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे और पार्टिकल पास पास आएंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा CO2 सॉलिड। और इसी सॉलिडिफाइड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के यहाँ पर। ठीक है, तो वी कैन चेंज द फिजिकल फॉर्म बाई अप्लाइंग प्रेशर ऑल्सो। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, हम लोग जो किचन में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड फॉर्म भरी हुई है हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पे क्या भरा हुआ है, लिक्विड फॉर्म। लेकिन आप लोग जैसे ही प्रेशर कम करोगे, लिक्विड का प्रेशर कम करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो जैसे ही हम लोग उस LPG गैस सिलेंडर का नोजल ओपन करते हैं तो उस गैस सिलेंडर का प्रेशर बाहर जो एयर है उसके प्रेशर के बराबर हो गया। दैट मीन्स प्रेशर कम हो गया। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो वो लिक्विड फॉर्म वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस फॉर्म में। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। बाई चेंजिंग टेम्परेचर प्रेशर वी कैन चेंज वन फॉर्म ऑफ मैटर इनटू अनदर फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, चेंज इन स्टेट में हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर चार्ट बनाते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें हो जाएगी। तो वो देखिए छोटा सा चार्ट कैसे है। वी राइट सॉलिड, लिक्विड एंड हियर गैस। दिस इज सॉलिड, लिक्विड एंड दिस इज गैस। नाउ we will study about the some process like boiling, fusion, melting देखेंगे हम लोग। तो देखिए, if we increase the temperature of a solid matter, if we increase the temperature of a solid matter, then solid gets converted into liquid. Solids get converted into liquid and this process is known as melting. This process is known as melting. और जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू व्हेन दिस लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन और वी कैन से बॉइलिंग, और वी कैन से बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पर ये काम होगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक मैं इसको सीधा लिख देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से रीड कर सकें इसको। बॉइलिंग को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिस इज बॉइलिंग, और जिस टेम्परेचर पर ये फिनोमेना होगी उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसी को वेपराइजेशन भी बोलते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, when this gas change into solid, when gas change into solid, this process is known as sublimation. This process is known as sublimation. Okay, now come to the reverse process. कैसे? When this liquid change into solid, when liquid change into solid, liquid solid में कैसे चेंज होगा देखिए समझिए। लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं
थोड़े से दूर, लिक्विड के पार्टिकल ऐसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो हमें लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है? सॉलिड में। दैट मीन्स टेम्परेचर शुड बी डिक्रीजेस। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। और प्रेशर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो द प्रोसेस बाई विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन, इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। ठीक। नाउ कम टू दिस गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। गैस के पार्टिकल्स हैं बहुत दूर, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है और लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से रिलेटिवली पास पास है। Whenever we decreases the temperature and increase the pressure, then gas will convert into liquid form, and that process is known as, that process gas convert into liquid is known as liquefaction। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, this process is known as liquefaction, or we can say condensation, or we can say this is condensation, right? Now come to, if solid change into directly into gas, that process is also known as sublimation, sublimation। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस निकल कर आती हैं, लाइक व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज कंडेंसेशन एंड व्हाट इज सब्लिमेशन। नाउ वी विल स्टडी देम serial wise. First of all is melting. What is melting? Melting means simple, it is defined as the process in which solid converts into liquid by heating. Solid converts into liquid by heating. That process is known as melting, and the temperature at which solid converts into liquid is known as melting point. Okay, the temperature at which solid, the temperature at which solid converts into liquid is known as melting point या melting temperature, melting point। ठीक है, ऐसे ही next come to the boiling, next come to boiling, the temperature, the process in which liquid converts into gas form, liquid converts into vapor form is known as boiling. The temperature at which liquid change into its vapor form is known as boiling point, simply boiling point। And next, condensation. Next is condensation, the process in which gas converts into liquid form, गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म। और जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट। ओके, आई थिंक यू विल गेट ऑल दीज पॉइंट्स। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन केस ऑफ वाटर। इन केस ऑफ वाटर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज सब्लिमेशन, दैट इज sublimation। What is this sublimation? The process in which solid directly converts into solid, directly converts into gas form without changing in liquid form, without changing in liquid form। देखिए इसके बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं। दिस सब्लिमेशन प्रोसेस, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस फॉर्म, और हम ये भी बोल सकते हैं गैस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड फॉर्म विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म। दैट मीन्स सॉलिड डायरेक्टली चेंजिंग इनटू गैस फॉर्म एंड गैस डायरेक्टली चेंजिंग इनटू सॉलिड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये सीधे सीधे वेपर में चेंज हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म। दिस इज सॉलिड फॉर्म, दिस इज लिक्विड फॉर्म। लाइकवाइज कैम्फर, कपूर जिसको हम लोग बोलते हैं, कपूर को भी जब हम लोग हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ऐसे ही आपके पास CO2 गैस है, अगर आप इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं। तो वाटर के रिस्पेक्ट में चेंज इन स्टेट पढ़ते हैं और वहाँ से कुछ और डेफिनेशंस को हम लोग डिराइव करते हैं। देखिए मेरी ये कोशिश है कि मैं एक ही वीडियो क्लास में आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट करूं। आप लोगों के यहाँ चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो अगर हम लोग 3 या 4 वीडियो बनाएंगे तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि एक चैप्टर के लिए आप लोगों के यहाँ एक लेक्चर सफिशिएंट है। हो सकता है ये क्लास 1 घंटे या उससे कुछ ज़्यादा घंटे की हो सकती है, लेकिन बेटर यही रहेगा कि एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो क्लास में मैं आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। देखिए आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों को नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। 8th क्लास तक आप लोग जिस भी तरीके से पढ़ते हैं वो तरीका आप लोगों को यहाँ पर बदलना होगा। 9th क्लास में क्वेश्चन आंसर फॉर्म नहीं चलती है, जैसे टीचर्स ने क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, क्वेश्चन आंसर लिखो, नहीं। यहाँ पर चैप्टर के नोट्स बनाए जाएंगे और नोट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर आप उसके बाद किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। 9th 10th 11th 12th में अलग तरीका है पढ़ाई करने का। तो देखिए मैं वाटर के केस में बात करता हूँ। दिस इज वाटर, मान लीजिए ये रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मैं इसको हीट करता हूँ, मैं वाटर को हीट करता हूँ, तो हीट करने से यहाँ पर वाटर की वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वाटर की वेपर बनती हैं, जिसको हम लोग बोल देंगे वाटर वेपर, वाटर वेपर। अच्छा आपने देखा होगा कि मैं जैसे ही इस वाटर को, लिक्विड फॉर्म को मैं हीट करता हूँ तो थोड़ी देर बाद ही उसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या उस प्रोसेस को मैं बॉइलिंग कह सकता हूँ? क्या उस प्रोसेस को मैं बॉइलिंग प्रोसेस कह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, वो है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का सिंपल सा मतलब है द प्रोसेस इन विच वेपर्स फॉर्म। वेपर्स तो, वाटर की वेपर्स तो आप लोग देखेंगे कि गर्मियों में जब थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो बहुत बड़ी कोई वाटर बॉडी हो, जैसे हमारे आसपास यमुना जी हैं, तो आप देखेंगे कि दूर से देखेंगे तो वहाँ पर धुंधला धुंधला से दिखाई देता है, क्योंकि सनलाइट से वाटर जो है वो भाप बनाना स्टार्ट कर देता है। तो क्या यमुना जी में बॉइलिंग प्रोसेस हो रही है? नहीं। हम लोग वाटर को जब थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो उसकी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब करके और वेपर बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। हम लोग थोड़ी देर में भी इसको स्टडी करेंगे। हमने फर्दर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर और वेपर बनना स्टार्ट हो गई। और वेपर पहले तो केवल सरफेस वैसे बन रही थी, पहले केवल सरफेस की वेपर बन रही थी। अब हमको पता चला कि और भी नीचे से वेपर बनना स्टार्ट हो गई हैं। और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो हम लोग अब वेपर फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोल देंगे? हम लोग बोल देंगे बॉइलिंग। दिस इज बॉइलिंग टेक्स प्लेस। नाउ सी द डिफरेंस। अभी रूम टेम्परेचर पर आपके पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में। If you increase the temperature, then some water molecule which present over the surface, जो water molecule या surface पर present हैं, they absorb the heat from surrounding as well and start forming water vapors. But that process is known as evaporation. That means below the temperature below than boiling point. मैं लिख देता हूँ, this temperature below than boiling point. टेम्परेचर बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर वेपर फॉर्मेशन हो रहा है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। इफ वी फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर, देन दिस वेपर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द होल मैटर। पूरे मैटर से वेपर फॉर्मेशन होगा और वो टेम्परेचर, जैसे वाटर के केस में वो टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग प्रोसेस। अब देखिए थोड़ी सी और साइंटिफिक तरीके को समझिए। देखिए ये जो बीकर है मेरे पास, ये ऊपर से ओपन है। एक कंडीशन हमेशा याद रखना, बॉइलिंग प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आप नोट में अच्छे से लिख लेना। बॉइलिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर, हमेशा ओपन कंटेनर में होती है। अब देखिए यहाँ ये जो वाटर, ये कंटेनर में वाटर है,
इसके ऊपर लग रहा है एयर प्रेशर। इसके ऊपर क्या लग रहा है? एयर प्रेशर। और इस एयर प्रेशर की वैल्यू, इस एयर प्रेशर की वैल्यू कितनी है? इस एयर प्रेशर की वैल्यू है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, जब नीचे से वेपर बन रही हैं तो इन वेपर का भी क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। इन वेपर का क्या होगा? वेपर प्रेशर। और ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? एयर प्रेशर। हम इसको नीचे से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी वेपर बन रही थी तो वेपर प्रेशर कम था। मैंने फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ज़्यादा वेपर्स बनेंगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एयर प्रेशर। दैट मीन्स the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the air pressure, that temperature is known as boiling point। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल कर आई है स्टूडेंट्स, boiling point। It is defined as the temperature at which vapor pressure of liquid become equal to एयर प्रेशर। अच्छा, एयर प्रेशर कब फील होगा? जब कंटेनर ऊपर से ओपन होगा। दैट्स वाई आई टोल्ड यू बॉइलिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर। नाउ यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग दैट मीन्स द वेपर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द होल मैटर। पूरे मैटर से वेपर फॉर्मेशन होता है। एवेपोरेशन, vapor formation takes place only from the surface and this process occurred at the temperature below than boiling point। ठीक है, evaporation and boiling में डिफरेंस क्लियर हो गया और boiling point क्या है वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग जैसे यहाँ पर ये वाटर वेपर बनी है, अगर हम लोग इस वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, हम लोग वाटर वेपर जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस वाटर वेपर के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो ये दोबारा से किस में बदल जाएगी? लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्लाउड फॉर्मेशन, और क्लाउड से फिर बारिश कैसे होती है। देखिए, हमारी अर्थ पर बहुत सारी वाटर बॉडी हैं। वाटर बॉडी की सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर वेपर बनाते हैं। हम लोग जानते हैं वाटर वेपर मतलब गैस फॉर्म। गैस फॉर्म की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो हाइट पर ऊपर जाएंगी, और हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जैसे ही ये जो वाटर वेपर हैं ऊपर जाके किसी कूल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी, किसी कूल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी तो ये वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बना देती हैं। अब एक बहुत छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट देखिए। आप एक गिलास में आइस क्यूब्स लीजिए और उसको अपनी टेबल पर रख दीजिए। आप लोग देखेंगे कि ग्लास की सरफेस के बाहर वाली साइड पर, ग्लास के अंदर तो आपने आइस क्यूब्स रखे हैं और बाहर वाली साइड पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई हैं। वो कैसे बन गई आप समझिए। इस एयर में कुछ वाटर वेपर्स होती हैं। वाटर वेपर जैसे ही किसी कूल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो ये वेपर दोबारा से किस में बदल जाती हैं? लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदल जाती हैं। तो वेपर का दोबारा से लिक्विड में बदलना इज नोन एज कंडेंसेशन। एट व्हाट टेम्परेचर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? कंडेंसेशन पॉइंट या ड्यू टेम्परेचर। आप लोग जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं आप देखते होंगे कि घास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जमी रहती हैं। तो जो दिन के समय एयर में जो वाटर वेपर आती हैं, हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग द नाइट टेम्परेचर कम होगा, जो ग्रास की पत्तियां हैं वो ठंडी हो गई हैं। तो जैसे ही वाटर वेपर उस ग्रास की पत्ती के ऊपर आती हैं वो वाटर वेपर लिक्विड में कंडेंस हो जाती हैं। तो आप लोगों को कंडेंसेशन समझ में आया। द प्रोसेस इन विच वेपर्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस थी कि हीटिंग के दौरान टेम्परेचर कैसे बदलता है वो हम लोग यहाँ पर ग्राफ से स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे लेते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर हम लोग लेते हैं यहाँ डिग्री सेल्सियस में, और ये है टाइम सेकेंड्स में। ठीक है, अभी टेम्परेचर है 0 डिग्री, ऐसे कर लेते हैं 0, 25, 50, 75, और यहाँ ले लेते हैं 100। ये 100 डिग्री सेल्सियस है,
ये 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास यहाँ पर क्या है, आइस है, ये आइस क्यूब्स हैं, आइस। अब आप इस आइस को जब हीट करते हैं तो आपको इस आइस को थोड़ी देर तक हीट करना पड़ता है, काफ़ी देर तक इसको हीट करेंगे। ये टाइम ले लो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से। तो आपने इस आइस क्यूब्स को हीट किया और आफ्टर 15 सेकेंड्स ये यहाँ पर लिक्विड में, सॉरी यहाँ पर ये आइस क्यूब्स हैं आपके पास। आइस क्यूब्स 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड फॉर्म में हैं, सॉलिड फॉर्म में। और यहाँ पर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म, मतलब लिक्विड H2O, यहाँ पर आइस है ये, ठीक है। बट यू कैन सी टेम्परेचर डू नॉट चेंज, टेम्परेचर वही है। हमने आइस को हीट करना स्टार्ट किया, 5 सेकेंड, 10, देन 15 सेकेंड्स तक इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया और सॉलिड किस में चेंज हो गया है, लिक्विड में। वेन एवर दिस आइस गेट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन और वी कैन से मेल्टिंग, वी कैन से मेल्टिंग। तो आप एक चीज देख रहे हैं, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस टेम्परेचर डू नॉट गेट चेंज। अब ये टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हुआ, हम तो इसको कंटिन्यूस हीट सप्लाई कर रहे थे, हमने यहाँ आइस को कंटिन्यूस हीट सप्लाई की है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ उसको समझिए। आइस के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड थे, हमने उसको हीट दी तो वो हीट उन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में यूज हो गई और जैसे ही ये हीट सफिशिएंट हो गई उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तुरंत वो सॉलिड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड फॉर्म में। तो हम जो हीट दे रहे थे वो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो उस हीट से यहाँ पर कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ मैंने इतनी देर तक जो हीट दी है उस हीट का नाम क्या है, हीट लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। अब हमने इसको और हीट किया, हमने इसको यहाँ लिक्विड फॉर्म को फर्दर हीट किया। फर्दर हीट करते 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 इसका टेम्परेचर देखिए यहाँ से राइज होगा, टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने टेम्परेचर को पहुँचा दिया, ये रहा, ठीक। अब टेम्परेचर यहाँ पर हीट इंक्रीज हुआ, H2O लिक्विड फॉर्म में है। जब हम इसको काफ़ी देर तक यहाँ हीट करते रहेंगे तब जाके इसमें बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे ही हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचते हैं तुरंत बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उसमें कुछ समय लगा है। तो यहाँ पर H2O लिक्विड से ये H2O वेपर बना है, इसमें जो समय लगा है, अब समझिए, हमने अपने गैस स्टोव के ऊपर पानी रखा, हमने इसको हीट किया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, लेकिन as soon as the temperature reached at 100 डिग्री सेल्सियस boiling cannot be started because लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में भी तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमको हीट चाहिए और वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट जो हमको मिल रही है वो कुछ देर के लिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने में इस्तेमाल हो जाएगी। उस हीट को क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब समझिए क्वेश्चन ये बनेगा आप लोगों के यहाँ, वाई डू टेम्परेचर नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग फ्यूजन, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन सॉलिड फॉर्म टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म। वाई डू टेम्परेचर नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस, बिकॉज सम हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन लिक्विड फॉर्म टू गेट कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और है आपके यहाँ, दैट टॉपिक इज टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन, तो देखिए आप लोग एक चीज़ देखिए, हम लोग जनरली टेम्परेचर की यूनिट यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, बट दिस इज नॉट SI यूनिट। SI यूनिट इज केल्विन, SI यूनिट इज केल्विन। SI यूनिट क्या है आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, देयर आर 7 SI यूनिट्स, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी, वो आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर की जो SI यूनिट है दैट इज केल्विन। अब आप लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलोगे, जैसे मान लीजिए द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, यू विल एड 273.15,
तो ये बन जाएगा 298.15 केल्विन। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर भी किया था, इवेपोरेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स बाय ए लिक्विड एट ए टेम्परेचर बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल मैं यहाँ लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इट इज डिफाइंड एज formation of vapor at a temperature below than boiling point, this is known as evaporation। अच्छा, evaporation आप लोग कहाँ कहाँ देखते हैं उसको मैं बताता हूँ। जैसे evaporation का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग अपने कपड़े सुखाते हैं, हमने वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े सुखाए, उनको सोक किया और हम लोग उनको सूखने के लिए बाहर टांग देते हैं। अब बाहर टांगने से क्या होगा, देखिए जो भी वाटर ड्रॉपलेट हमारे कपड़ों में है और बाहर क्या है, हीट, तो हीट में ये वाटर वेपर जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो भी वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करके क्या बनाएंगी, वेपर्स बनाएंगी। ठीक है, बाहर हवा भी चल रही है तो हवा से, विंड से इवेपोरेशन और ज़्यादा होता है। अगर बाहर की हवा बहुत ड्राई है, जैसे मई जून के महीने में हवा कैसी रहती है, सूखी, मतलब लू चलती है, मतलब उस विंड में जरा भी वाटर की क्वांटिटी नहीं है, उस वाटर को उस एयर को वाटर चाहिए, तो वो जो हमारे कपड़े सूख रहे हैं उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिंपल एवेपोरेशन का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ। हम लोग अपने कपड़े कैसे सुखाते हैं, बाई एवेपोरेशन। अच्छा, एक चीज़ और देखिए आप, अगर आपके हाथ पे कभी अल्कोहल या स्प्रिट गिर जाती है तो आपको बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। वो ऐसा क्यों हुआ उसको समझिए कि जो लिक्विड अल्कोहल या स्प्रिट आपके ऊपर गिरा है, ये आपके हाथ की हीट को, हैंड की हीट को एब्जॉर्ब करके और वेपर बना देता है। इसका मतलब कि जो अल्कोहल है उसने आपके हाथ की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट निकल गई तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, तो आपको कैसा लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। तो आपके हाथ पे जब कभी स्प्रिट या अल्कोहल गिर जाता है तो वो इसीलिए ठंडा लगता है, ड्यू टू इवेपोरेशन। नाउ ए टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो देखिए सबसे पहले सरफेस एरिया। अगर आप लोग अपने कपड़ों को गट्ठर बांध के एक जगह रख दोगे वो जल्दी सूखेंगे, या कपड़े को फैला के सुखाओगे वो जल्दी सूखेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम कपड़े को फैला के सुखाते हैं तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मैंने आपको एक पॉइंट और क्लियर किया था, एवेपोरेशन में जो वेपर्स बनती हैं वो सरफेस पर बनती हैं, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन होगा। दैट मीन्स सरफेस एरिया ज़्यादा तो एवेपोरेशन भी क्या होगा, तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। बाहर विंड, हवा तेज़ गति से चल रही होगी तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर बाहर की हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जैसे बारिश के समय पर हवा जो है वो मॉइस्ट हो जाती है, उसमें कपड़े नहीं सूखते। अगर वो हवा सूखी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो दीज आर दी फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये था आप लोगों का, सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। और नाउ यू विल बी एबल टू आंसर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच अराइव्ड या विच अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो आप लोग कैसे बनाएंगे नोट्स, फर्स्ट टाइम यू सिंपली वॉच द वीडियो विदाउट मेकिंग एनी नोट्स। सेकेंड टाइम जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो कॉपी पेंसिल, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और नोट्स अच्छे से बनाएंगे। ये ऑनलाइन वीडियो तभी फ्रूटफुल हो सकते हैं, मेरे ही नहीं, आप लोग किसी के भी वीडियो देखें, ये तभी फ्रूटफुल हो सकते हैं जब आप लोग इनसे नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।